पिछड़े वर्ग के लोगों को मिला कि अगर 100 नौकरी आएंगी तो 27 पदों पे पिछड़े वर्ग के लोग बैठेंगे। पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुर्जर, यादव, विश्वकर्मा, सैन, इनके देश का संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, स्थान के आधार पे किसी से कोई गैर बराबरी नहीं करेगा, कोई किसी का अपमान नहीं करेगा। लेकिन ये देश, हाँ भैया, जिन सपनों के साथ महापुरुषों ने इस देश को आजादी दिलाई थी, वो सपने जैसे कुचले गए। तो मैं महापुरुषों को तो नमन करूंगा, लेकिन आपका भी धन्यवाद करता हूं जो मेरी माएँ बहनें बेचारी यहाँ बैठी हैं और जिन भाइयों ने प्रोग्राम कराया, बढ़िया टेंट लगाया, बढ़िया पानी की बोतल, कुर्सी, सारी चीज़ों की व्यवस्था की, मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये बताओ, आदमी 1 रुपया कहीं खर्च करता है, लगाता है, तो उम्मीद भी करता है कि इससे कुछ तैयार भी हो, करता नहीं करता है? तो तुम लोगों ने ये टेंट वेंट सब क्यों लगाया? क्या उम्मीद करते हो बताओ? जीतने की? ये तो मेरे हाथ में, तो आपके हाथ में है भाई। मैं जीतने जिताने काम तो आपके हाथ में, लड़ने काम ही तो मेरे हाथ में है। जितनी ताकत आप दोगे उतनी ताकत से लड़ूंगा। वोट तो आपके हाथ में है, आप दोगे जिसको भी जिताओगे। आप वोट मुझे दोगे, मैं जीत जाऊंगा, मैं जीतूंगा तो फिर वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। मैं आपको 2-3 गंभीर बातें बताता हूं, आपके समझ में आ जाएगी। ये देश, हाँ भैया, जिन सपनों के साथ महापुरुषों ने इस देश को आजादी दिलाई थी, वो सपने जैसे कुचले गए। देश का संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, स्थान के आधार पे किसी से कोई गैर बराबरी नहीं करेगा, कोई किसी का अपमान नहीं करेगा। लेकिन आज भी इस देश में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे सब लोगों का अपमान किया जाता है, सब लोगों के अधिकारों को छीना जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को जानते थे, समझते थे, मानते थे कि आने वाले कल में इतनी आसानी से उन वर्गों को जिनको अधिकार नहीं थे संविधान से पहले, इतनी आसानी से उनको अवसर नहीं मिलेंगे। इसके लिए उनको लड़ना पड़ेगा। तो लड़ने के लिए योजना की जरूरत होती है। योजना बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में बना के दे गए हैं, जिसमें उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था भी की, जिसमें पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मिला और फिर बाद में मंडल कमीशन के बाद पिछड़े वर्ग के लोगों को मिला कि अगर 100 नौकरी आएंगी तो 27 पदों पे पिछड़े वर्ग के लोग बैठेंगे। पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुर्जर, यादव, विश्वकर्मा, सैन, इनके बच्चों को भी 100 में से 27 नौकरी मिलेगी। उसी तरह से 100 में से 22 नौकरी SC ST के लोगों को भी मिलेगी और बाकी पे जो और लोग रह गए उनको अवसर मिलेगा। लेकिन ये अवसर इसलिए था कि जब साधन सत्ता में भी आप लोग आ जाओगे वोट से, तो जब DM आपका नहीं होगा, SSP आपका नहीं होगा, CO आपका नहीं होगा, SHO आपका नहीं होगा, SDM आपका नहीं होगा, ADM आपका नहीं होगा, तो फिर सरकार भी अगर कोई योजना बनाएगी तो वो योजना धरातल लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी। जैसे आज नहीं पहुंचती। आप बताओ कौन सी योजना पहुंच रही? पेंशन तो हर गरीब महिला को मिलनी चाहिए, मिल रही है क्या? क्यों नहीं मिल रही? जब सरकार कह रही है कि पेंशन सारी महिलाओं को मिलनी चाहिए, जो गरीब हैं, जो बुढ़ी हो गई हैं, 60 साल पार कर गई हैं, उनको मिलनी चाहिए, मिल रही। जब सबको नहीं मिल रही, इसका मतलब योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। देखो, आप अपने घर की लड़ाई, गांव के काम तो खुद भी कर सकते हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जब आप किसी को वोट देकर चुन के भेजते हो तो इसलिए भेजते हो कि जो राष्ट्रीय स्तर की समस्या है वो उन पे काम करे, आपके क्षेत्र की समस्या है उन पे काम करे। आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है, कौन सी समस्या है सबसे बड़ी बताओ? पक्का मानते हो बेरोजगारी की समस्या? तो ये बताओ, पिछले 15 सालों में 3 MP बने, कोई एक MP ने भी पार्लियामेंट में कहा कि मेरे क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या? ईमानदार से बताओ, कहीं? तो ये बताओ, जब आपका वोट से चुना नेता जाके वहां नहीं बोलेगा तो सरकार आपके क्षेत्र के बारे में कैसे सोचेगी? बताओ। आपकी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, यही हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया लगा हुआ है, सैकड़ों कंपनी लगी है, रोशनाबाद में, भगवानपुर में लाखों नौजवानों को, बहनों को, माओ को रोजगार मिलता है, टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल भी। ITI, पॉलिटेक्निक, BTech, MTech वाले बच्चों को मिलता है, और जो नॉन टेक्निकल है, हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उनको भी मिलता है। सब लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन जब आपका नेता नहीं बोलेगा तो कैसे लगेगा उद्योग धंधे? यहाँ
आपके क्षेत्र में एम्स जैसे हॉस्पिटल बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, बताओ भाई नौजवान साथी। तो जिसको आप वोट देके चुन के भेजते हो, जब तक वो पार्लियामेंट में नहीं जाके बोलेगा तो बताओ कैसे बनेंगे। देखो, लोकसभा का चुनाव देश की सरकार बनाने का चुनाव, और ऐसा नहीं कि एक आदमी के चेहरे पे चुनाव होता है। हर क्षेत्र से चुनाव का मौका मिलता है कि अपने क्षेत्र से बेहतर उम्मीदवार को भेजें जो जाके इस क्षेत्र के लिए पार्लियामेंट में जाके बोले। लेकिन जिनको आपने वोट दिया वो तो आपसे वोट लेके और अपने घर में जाकर बैठ गए, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं कहा तो आपको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं आपकी समस्याओं को भी समझता हूं क्योंकि मैं आप में से एक हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती याद है, 20,000 पदों पे घोटाला हुआ, सारे नेता घर में पड़े थे। 5 दिन तक मैं खुले आसमान के नीचे लखनऊ इको गार्डन में लड़ता रहा, फिर बड़ा आंदोलन किया। 6,800 नौकरियां दिलाने का पिछड़े वर्ग के बच्चों को काम किया। जब नौकरियां मिल गई तो सरकार ने कोर्ट से स्टे लगवा दिया। पुलिस भर्ती हुई, अभी पुलिस भर्ती आई, 48 लाख बच्चों ने फार्म भरा, 400 रुपए पर बच्चे से लिए गए, 200 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए सरकार के खाते में। और जब आप पेपर दे के आए तो आपको पता लगा कि पेपर लीक हो गया। आपने उम्मीद देखी थी नौकरी लगेगी, क्या मिला? देखो, पहले हर साल 5-7 बच्चे नौकरी लगते थे गांव से। कोई पुलिस में जाता था, कोई आर्मी में, कोई पटवारी बनता था, कोई सेक्रेटरी बनता था, कोई मास्टर बनता था, कोई रेलवे में जाता था। अब कुछ भी नहीं आती नौकरी, और नौकरी बाद में आती है। पहले पेपर लीक हो जाता है, घोटाले हो जाते हैं, फिर आरक्षण नहीं देते। तो भाई ये दलित पिछड़े वर्ग के लोग करेंगे क्या? इनको बेचारों को लगता है जो थोड़ा बहुत मिल रहा है यही हमारा जीवन है। नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर आपको आपकी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी संविधान में देके गए। हम जो टैक्स देते हैं वो पैसा हमारे ऊपर खर्च होना चाहिए। हम इस देश में जो टैक्स देते हैं, 1 रुपए पे 28% टैक्स के हिसाब से 28 पैसे सरकार खाते में जाते हैं। हम एक परिवार अगर 5,000 रुपए का सामान खरीदते हैं महीने में तो 1,400 रुपए सरकार खाते में जाते हैं। उन 1,400 रुपए में से 140 रुपए भी हमारे लिए नहीं लगते। तो क्या हम इस देश में बेवकूफ है, मूर्ख है? ये 1,400 रुपए जो हम देते हैं, ये 1,400 के 1,400 हमारे लिए लगने चाहिए। ये हमारे पैसे हैं। हम जिनको नेता चुन के भेजते हैं वो हमारे मालिक नहीं है। हम उनको अवसर देते हैं कि आपको भी तनख्वाह पेंशन मिलेगी, लेकिन हमारे लिए काम करना। लेकिन वो वोट तो आपसे लेते हैं और काम पैसे वालों के लिए करते हैं। तो गरीब इस देश में क्या करेंगे? जवाब दो। अब आप बताओ, जब सरकारी डिपार्टमेंट ही रहेगा तो सरकारी नौकरी कहां से मिलेगी मेरे भाइयों? ना सरकार लोन देती। देखो, अडानी अंबानी का तो 15-15 लाख करोड़ रुपए माफ करती है। आपका भी 500 रुपए का बिल माफ किया कभी? किसान पे अगर 10,000 रुपए का बिल हो जाए तो आरसी काट देंगे उसकी और उसको नोटिस भेज देंगे कुड़की का। अगर आप पे बिजली का बिल 2,000 रुपए प्लस हो जाएगा तो आपके मीटर काटने के लिए आ जाएंगे। लेकिन काटने के भी लेते हैं, जोड़ने के भी। ये घूसखोरी कैसे हो रही है? क्योंकि आपके नेता अधिकारी कर्मचारियों की परवाह करते हैं, जनता की नहीं करते। महिलाओं को 500 रुपए पेंशन देते हैं, विधवा, वृद्ध और विकलांग 500 रुपए पेंशन देते हैं। आपने नालायक नेता बनाए, मैं क्या करूं? आपने नेता ऐसे लोगों को बनाया, मैं क्या करूं? अगर चंद्रशेखर के हाथ में ताकत होती तो आज जो लोगों को दफ्तरों के बाहर जो है लाइन लगानी पड़ती है, वो अधिकारी कर्मचारी जैसे ही बैठे हैं इस तरह के आपके यहाँ बैठते, आपसे पूछते बताओ भाई क्या काम है। चंद्रशेखर भाई ने कहा है कि अगर कोई भी बिना पेंशन के रहेगी तो तू कल नौकरी नहीं करेगा, तू जो है मुकदमा लिख के जेल जाएगा, क्योंकि तू अपना काम ईमानदार से नहीं करता। समझ रहे हो? यही तो लड़ाई है, यही लड़ाई है चंद्रशेखर से। क्योंकि चंद्रशेखर गुलाम नहीं है, उसको जबान दी है सतगुरु रविदास जी महाराज ने और महापुरुषों ने, और उसको ज्योतिबा फुले से लेकर तमाम महापुरुषों का संघर्ष याद है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आऊं, समय कम है भाई, ज्यादा बात नहीं बता सकता हूं। सब कुछ आपके जीवन में राजनीति का कितना प्रभाव है आप सुन लो। आखिरी बात मुझसे, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी और किसको मिलेगी, किस विभाग में कितनी मिलेगी, सरकार तय करेगी। बिजली के दाम सरकार तय करेगी, पानी के दाम सरकार तय करेगी, कहां सड़कें बनेगी, कहां स्कूल बनेंगे, कहां कॉलेज बनेंगे, सरकार तय करेगी। किनको लोन मिलेगा, किनका लोन माफ होगा, किनका बिल माफ होगा, सरकार तय करेगी। सब कुछ सरकार तय करेगी। हम क्या करेंगे? हम सिर्फ क्या वोटर बनकर रहेंगे? बताओ बताओ, सिर्फ हम वोटर बनकर रहेंगे? तो हमें भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, इस बार जब आप लोकसभा का वोट डालने जाए, 19 तारीख को वोट पड़ेंगे, तो अपने कीमती वोट को कौन से निशान पर डालना है? इनको महिलाओं को बताना, केतली पे पक्का। मेरा मैम आ गया, भाई आ गया, उनको मुंह दिखाई कर दो, ऐसा तो नहीं कर रहे? पक्का? आपका बेटा है यहाँ कोई? नाम बताओ उसका क्या है?
नाम बताओ ना, बोलने से क्या होता है, नाम बताओ। है ये आप शर्माओ मत, नाम तो बताओ। पढ़ रहे हैं तो उनको नौकरी रोजगार कौन देगा जब चंद्रशेखर ताकतवर नहीं होगा? इनमें से किसी से पूछ के देखो, बताओ भाई मुझसे बेहतर है कोई? अभी तो आपने उनको जिनके कुर्ते लंबे लंबे होते हैं उनको आप नेता समझते हो, उनको वोट देने लग जाते हो आप। कुछ लोग पैसे आके बैठते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं हमारे लोग, फिर पछताते हैं। ठीक है, ये पैसे हमें खरीदने के लिए जाते हैं। ये वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने 4-4 बच्चों को कुर्बान दिया। ये खरीदने बिकने के लिए नहीं है, ये ताकत बनाने के लिए है। जिनका राजकाज नहीं होता उन पे जुल्म जाते हैं, अत्याचार होते हैं, और हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि वोट हमारे पास है और राज हमारा नहीं है। हम 8-10 घंटे मेहनत मजदूरी करते हैं पेट पालने के लिए, लेकिन राजकाज के लिए 2 घंटे काम नहीं करते। जिस दिन समाज राजकाज के लिए 2 घंटे काम करेगा उनका राजकाज आएगा। जिस दिन राजकाज आ जाएगा उनका हाथ किसी आगे नहीं फैलेगा। फैलने वाले हाथ को मांगने वाला हाथ कहते हैं। मांगने वाला हाथ भिखारियों का होता है। जब तक हम भिखारी बने रहेंगे, हमारी सोच भिखारी वाली रहेगी, तब तक हम इस देश में भिखारी जैसा जीवन बनेंगे, जिएंगे। बुद्ध ने कहा अपो दीपक अपना दीपक स्वयं बनो। जिस दिन राजकाज करने की सोचोगे राजकाज भी आ जाएगा। मेहनत मांगती है हर चीज। किसान अपने खेत में फसल लगाता है, ये नहीं पता फसल कैसी होगी, लेकिन मेहनत करता है। जैसे मेहनत करता है वैसे फसल बीज वो फसल होती है। तो मैं आपसे धन्यवाद दूंगा। बताओ हमारा चुनाव निशान क्या है? दोनों हाथ उठा के बताओ क्या है हमारा चुनाव निशान? ये टी शर्ट वाले तुम्हारा वोट नहीं है क्या? छोटे हो भी तो निशान नहीं पता तुम्हें हमारा? तो जोर से बताओ क्या है हमारा निशान? ये जोर से बताओ, ऐसे लड़ते हो घर में? चलो सब लोग हाथ उठा के बताओ हमारा निशान क्या है? हमारा निशान है या आपका निशान है? बताओ। पक्का? जैसे आज यहाँ एकजुट खड़े ऐसे खड़े रहोगे? जाति धर्मों में तो नहीं बटोगे? एक आखिरी बात सुन लो। दुश्मन बड़ा चालाक है सुल्तान। करेगा क्या? इनके मोहल्ले में आप कहेगा आप तो उनको वोट देते आए, वो आपके भाई को धोखा दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे। मुस्लिम समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग वोट वो तो किसी और को दे रहे हैं। तुम चंद्रशेखर को दे रहे हो, बताओ तुम्हें धोखा दे रहे हैं। फिर ये सोचेंगे भाई ये हमारे भाई को धोखा। नोट भी दिलवा तोड़ लगते हैं हमने लाखों भाई चमन में भैया भैया चमन सिंह ये भाई भाई ये अपने शादी भाई मेरी एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। 11 साल हो गए मुझे और गाना 4 गोली खा के बैठा कि भी मुझे मौका नहीं मिला। नहीं तो बारे नारे कर दो, बता दो कैसे होने था। मैंने हर दौड़ देखे पहचान रखे।